हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शर्मार्जिन क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डेली के डेली आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए लेके आता हूं। तो आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। जो फर्स्ट ग्रेड है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस की तैयारी कर रहे हैं, और जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जेई, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इतिहास की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट में ही है भारतीय इतिहास क्या है। भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को सामान्यतः 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो 3 कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और भारतीय इतिहास को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो भारतीय इतिहास को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक इतिहास काल, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है पूर्ण ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक है जो पूर्ण रूप से पहले से चला आ रहा है, आद्य ऐतिहासिक काल वो है जो आज चल रहा है, और पूर्ण ऐतिहासिक काल वो है जो पूरा ब्यौरा देता है बीते हुए कल का और आज जो वर्तमान में चल रहा है उसका। अब इसके अंदर, इन तीनों के अंदर इनकी अलग अलग संस्कृतियों को रखा गया है। प्रागैतिक इतिहास काल के अंतर्गत सामान्यतः पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है, और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता, यानी कि जैसे हड़प्पा सभ्यता है, ऋग्वैदिक सभ्यता है, इनको रखा जाता है। जबकि पूर्ण ऐतिहासिक काल का आरंभ जो है वो मौर्य काल से माना जाता है। तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, वो थी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, और जो आरंभ मौर्य जो काल था वो था पूर्ण ऐतिहासिक के अंदर, और जो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है उसके अंतर्गत था पाषाण संस्कृति। ठीक है। तो ये 3 ग्रेड थी उनकी, 3 कालखंडों में उन्हें विभाजित किया गया था भारत के इतिहास को, उसी के अंतर्गत जो है इतिहास बना था। अब है प्राचीन भारत के इतिहास की अध्ययन की दृष्टि से निम्न भागों में बांटा गया है। ये जो है ये ब्रांच है हिस्ट्री की। इन सभी ब्रांचों के अंदर भारत को प्राचीन इतिहास जो है भारत का उसको बांटा गया है। तो सबसे पहले है पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति, फिर संगम काल, फिर प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, फिर मौर्य साम्राज्य, फिर मायावृत्त काल, शुंग वंश, भारत पर विदेशी आक्रमण, पहल वंश, कुषाण वंश, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, भारतीय उपमहाद्वीप पर अरबों का आक्रमण और भारत पर तुर्क आक्रमण। ये जो थे ये हैं भारत के इतिहास की दृष्टि के नियम। उसके बाद में है पुरातत्व और प्रागैतिक इतिहास। मैं सभी वीडियोस के अंदर इन सभी इतिहास के बारे में, जो इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से जो भाग हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पहला, पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल। तो पुरातत्व और प्रागैतिहासिक काल जिसे इंडियन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एज के नाम से भी जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं यूपीएससी के वो पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री एज। तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री एज को मानव सभ्यता की दृष्टि से सबसे आरंभिक काल माना जाता है, यानी कि इतिहास का जो सबसे शुरुआती काल था वो था प्रागैतिहासिक काल। मानव जाति के इस आरंभिक काल के इतिहास का अध्ययन करने हेतु उपलब्ध सामग्री के आधार 3 मुख्य भागों, पूरा पाषाण काल जिसे बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल जिसे बोलते हैं मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण काल जिसे बोलते हैं नियोलिथिक एज। तो 3 हो गई, याद रखिएगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। इन तीनों कैटेगरीज के अंदर प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड किया गया है। नव पाषाण काल के अंतिम चरण में धातुओं, मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया वह तांबा था। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव के द्वारा सबसे पहले जो मेटल यूज हुई थी, जो धातु का प्रयोग किया गया था वो क्या था, तांबा था। ठीक है। उसका प्रयोग प्रारंभ हो गया था। जिस समय मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का उपयोग प्रारंभ किया उसको ताम्र प्रस्तर, कैल्कोलिथिक अर्थात पत्थर व तांबे के वाली अवस्था काल कहते हैं। यानी कि सबसे पहले जो धातु प्रयोग की गई वह थी तांबा, और वो किसके अंदर आती है, वो प्रागैतिहासिक काल के अंदर आती है। और जब मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का उपयोग किया तो इसको बोलते हैं ताम्र प्रस्तर काल, यानी कि कैल्कोलिथिक अर्थात पत्थर व तांबे के उपयोग वाली अवस्था। ये बात आपको याद रखनी है। कैल्कोलिथिक का यूपीएससी 2018 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, कैल्कोलिथिक के बारे में निबंध लिखना था। ठीक है। तो ये है प्रागैतिहासिक काल के। अब
बात करें इनके क्वेश्चनों के बारे में तो पिछले 15 वर्ष में एसएससी के प्रश्न पत्र जो आए थे उनके अंदर क्वेश्चन थे, कैलीग्राफी किसे कहते हैं, पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है, प्रस्तर युग के लोगों के पास कौन सा घरेलू पशु थे, मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था। तो ये थे, ये एमटीएस के अंदर पूछा गया था, ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के अंदर पूछा गया था 1998 के अंदर, ये सीपीओ परीक्षा 2003 के अंदर पूछा गया था और ये ग्रेड सी परीक्षा 1999 के अंदर पूछा गया था। अब बात करते हैं इसकी मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि विशिष्ट तथ्य क्या है इसके प्रागैतिहासिक काल के। तो प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता का उद्भव या विकास प्रतिनूनन काल या एस्ट्रोलिसिंग एज में हुआ था। पहला पॉइंट क्या है, प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता का उद्भव या विकास प्रतिनूतन काल या प्लाइस्टोसीन एज में हुआ था। पुरातत्व अवशेषों की तिथि निर्धारण तथा सभ्यता के विविध पहलुओं का अध्ययन करने विविध विद्वानों द्वारा कई विधियां अपनाई गई हैं। कुछ विशेष एवं वैज्ञानिक विधियों का वर्णन इस प्रकार है। तो जो प्रागैतिहासिक काल था उसके अंदर जो अवशेष मिले थे, अवशेष क्या होता है, जो कोई भी चीज़ है वो जब वेस्ट हो जाती है उसका अपघटन हो जाता है, उसके बाद में वो चीज़ उसके कुछ अंश कुछ भाग जो है वो ज़मीन में दबे हुए मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं पुराने अवशेष। अब उन अवशेष का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग विधियाँ बताई थी, अलग अलग इतिहासकार वैज्ञानिकों ने अलग अलग विधियाँ अपनाई थी। जो 3 विधियाँ इंपॉर्टेंट है वो है फ्लोरीन परीक्षण विधि, वृक्ष वलय निर्धारण विधि और रेडियो कार्बन विधि। ये 3 विधियाँ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरीन परीक्षण विधि के बारे में। तो फ्लोरीन परीक्षण विधि क्या है, इसके तहत तिथि का निर्धारण किया जाता है। इस विधि में जो हड्डी या दांत जितना पुराना होगा उसमें उतना ही अधिक फ्लोरीन की मात्रा होगी। इसका प्रयोग सर्वप्रथम ओकले ने किया था। फ्लोरीन परीक्षण विधि ये है कि इसके अंदर कोई भी जो अवशेष है उसका हड्डी या दांत अगर मिल जाता है तो उसमें वो ये देखा जाता है उसकी आयु कितनी है। जितना पुराना वो हड्डी और दांत होगा उतनी ही उसके अंदर अधिक फ्लोरीन की मात्रा होगी। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ओकले। ओकले नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ओकले ने कहा था कि जितनी पुरानी हड्डी और दांत होगा उतनी पुरानी क्या होगी, उसके अंदर फ्लोरीन की मात्रा होगी। दूसरा है वृक्ष वलय निर्धारण विधि। इसकी खोज डगलस ने की थी। डगलस भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की। इस विधि के अंतर्गत वल्यों की संख्या के आधार पर 3000 वर्ष पहले तक के कालक्रम को ज्ञात किया जाता है। वल्य क्या होते हैं, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है वृक्ष के अंदर, इस तरह की। तो उनके आधार पे इस तरह स्ट्रक्चर होती है, उनके आधार पे 3000 वर्ष पहले तक के कालक्रम को ज्ञात किया जा सकता था। थर्ड और लास्ट जो इंपॉर्टेंट विधि थी वो थी रेडियो कार्बन विधि। इसकी खोज लिबी महोदय ने की। इसके अंतर्गत C14 के द्वारा पदार्थ की मात्रा के विघटन के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अगर पदार्थ 50% विघटित हुआ तो इतने विघटन में 5568 वर्ष का समय लगेगा। C14 यानी कि कार्बन 14। रेडियो कार्बन विधि के अंदर कार्बन 14 के आधार पे ये देखा जाता है कि पदार्थ कितना विघटित यानी कि डिस्पोज हुआ है। अगर वो 50% डिस्पोज होता है, 50% अगर वो विघटित हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो 5568 साल पुराना है। ठीक है, 5568 साल पुराना है। तो ये थे 3 विधियां जो वैज्ञानिकों ने दी अलग अलग पुरातत्व अवशेषों की आयु को ज्ञात करने के लिए। उसके बाद कुछ मेन कॉन्सेप्ट है। मुद्रा शास्त्र को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, इसके अंतर्गत सिक्कों का वर्णन किया जाता है, यानी कि सिक्के कितने पुराने थे और सिक्के किस काल के थे। ठीक है, उसके बाद है पुरालेख शास्त्र को एपिग्राफी कहते हैं। इसके अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। अभिलेख कौन से होते हैं, जो शिलालेख होते हैं। शिलालेख क्या है, जो पत्थर पे लिखे हुए लेख होते हैं वो क्या होते हैं, शिलालेख होते हैं। फिर है पुरालिपि शास्त्र को पैलियोग्राफी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन लिपि का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन लिपि जैसे कि देवनागरी लिपि है, जो पुरानी लिपियां हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है वो होता है पुरालिपि शास्त्र। पुरालेख शास्त्र क्या है, वो जिसके अंदर शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। आसान सी टेक्निक मैं आपको बताऊं तो पूरा लेख आ गया। पूरा का मतलब होता है प्राचीन, लेख का मतलब होता है शिलालेख, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो जो पुराने शिलालेखों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। इसी तरह से पुरालिपि शास्त्र यानी कि पुरानी लिपियों का अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है। उसके बाद है सुलेखन। सुलेखन क्या होता है, वेल राइटिंग। सुलेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। सुंदर हस्तलेख, सुलेखन के लिए मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जैसा सुलेख कोई भी नहीं लिख सकता था। फिर है निम्न पाषाण काल के प्रमुख स्थल कश्मीर बेलन घाटी के अंतर्गत मिर्जापुर यूपी, भीमबेटका मध्य प्रदेश है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। पाषाणकालीन यानी कि पत्थरों पे लिखने की सभ्यता कब हुआ था, इसका प्रारंभ 1863 1863 के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था।
उसके बाद में है दक्षिण भारत में हैंडेक्स परंपरा के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के पलावरम नामक स्थान में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में प्राप्त किया। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो प्राचीन संस्कृति के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1863 के अंदर दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में हैंडेक्स परंपरा का सर्वप्रथम उपकरण वो स्थापित किया था। फिर मध्यपुरा पाषाण काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा। स्टार्टिंग में जो था वो हैंडेक्स नाम का उपकरण वहाँ पे रखा गया। उसके बाद में मध्यपुरा पाषाण काल यानी कि मिडिल स्टोन एज के अंदर पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण होने लगा। मध्यपुरा पाषाण काल के मुख्य स्थल कौन कौन से थे? मिर्जापुर जो यूपी के अंदर था, नेवासा महाराष्ट्र, ओडिशा आदि। ठीक है। उसके बाद है मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद है उच्चपुरा पाषाण काल। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका इसी काल के हैं। पत्थर के ब्लेडों से उपकरण बनने लगे, यानी कि पहले पत्थर के ब्लेड बनाए जाते थे। आपको मैं डिजाइन बताऊं तो कुछ इस तरह का डिजाइन होता था उनका। इस तरह से कोई डिजाइन होता था जो कि पत्थर से बनाए जाते थे और उन्हीं के आधार पे अलग अलग उपकरणों को बनाया जाता था। इसी काल के प्रमुख स्थल है बीजापुर, इनामगांव, बेलन घाटी। अब इनामगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जबकि बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। आधुनिक प्रकार के मानव का विकास भी इसी काल में हुआ था। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल के अंदर हुआ था। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। प्रमुख स्थल कौन कौन से? लंगनाज गुजरात के अंदर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान के अंदर। मध्य पाषाण काल आदमगढ़ व बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर से ही पशुपालन स्टार्ट हो गया था। नव पाषाण काल स्थल कोलड़ी हवा उत्तर प्रदेश में विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त 6000 ईस्वी पूर्व हुआ है। यानी कि आज से 6000 ईस्वी पूर्व भी चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर होता रहा है और ये नव पाषाण काल कोलड़ी हवा के अंदर प्राप्त हुआ था। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। यानी कि जो खेती थी वो भारत में कहाँ से शुरू मानी जाती है? मेहरगढ़ से शुरू मानी जाती है। अब इसके बेस पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है? वो प्रश्न ये है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ हुए हैं? तो कहाँ हुए हैं? मेहरगढ़ में। फिर किस मध्य पाषाणकालिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो उसका है भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए। ठीक है, गुफा शैल चित्र के लिए हुए थे। पशुपालन के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, ये रहा मध्य पाषाण काल आदमगढ़ व बागौर से। तो इस तरह के वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बात की प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं समझाऊंगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोज़ को और तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।